ओके बच्चों, तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोग देखेंगे टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का सीरीज में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 8 और हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, पहचानने का नियम क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे बनाने का नियम क्या है, और फिर कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या है कि कौन सा सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बोलेंगे, पहचानने का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचानने का नियम। कौन सा सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। तो पहचानने का नियम क्या है कि यदि वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वाक्य के अंत में भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं क्रिया के अंत में भी हम लोग बोल सकते हैं कि यदि वाक्य के अंत में या फिर बोल सकते हैं क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे और अंत में है, हूँ, हो इत्यादि हो, तो हम लोग उस वाक्य को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके थे कि यदि हमारा प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस है तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस में हमेशा है, हूँ, हो रहेगा ही रहेगा अंत में। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे इत्यादि के साथ में रहेगा है, है ना। इसका मतलब ये है यदि कोई भी काम जारी है, हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई भी काम या कोई भी क्रिया जारी है, खत्म नहीं हुआ है, जारी है, तो वैसे सेंटेंस या वैसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बोलेंगे। और पहचानने का नियम है तो वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, है, हूँ, हो इत्यादि रहे, है ना, है, हूँ, हो इत्यादि रहे, तो हम लोग उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, है ना। यदि हमारा वाक्य या कैसे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो मास्टर फॉर्मूला को अपने दिमाग में याद करेंगे, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। तो मास्टर फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो याद रखना है एक चीज कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के जो रूप में यूज होता है इज, आर और अम यूज होता है। क्या यूज होता है, इज, आर, अम हमारा हेल्पिंग वर्ब के यूज फॉर्म में यूज होता है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, और वर्ब फॉर्म के रूप में यूज होता है, बिफोर यूज होता है। क्योंकि एक वीडियोज में मैंने बताया था वर्ब फॉर्म की वीडियोज में कि जहां भी यदि वाक्य के साथ में सॉरी क्रिया के साथ में यदि रहा, 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 रही, रहे इत्यादि रहे, तो वो कौन सा फॉर्म होता है, V4 फॉर्म होता है। और V4 फॉर्म को हम लोग बोल सकते हैं V1 प्लस ING फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो इज, आर, अम का यूज होता है, और वर्ब फॉर्म का यूज होता है V4 फॉर्म का यूज होता है, जिसको हम लोग V1 प्लस ING फॉर्म भी बोलते हैं। अब हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, WH सेंटेंस का, उसको हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जगह इज, आर, अम लगाएंगे और वर्ब फॉर्म की जगह हम लोग V4 लगाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग बनाने का नियम लिखते हैं। तो बनाने का नियम क्या होगा, बनाने का नियम। तो बनाने का नियम में सबसे पहले यदि हम लोग बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, याद करना है मास्टर फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन प्रयोग होगा और वर्ब फॉर्म क्या प्रयोग होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जगह लिखेंगे इज, आर, अम का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब फॉर्म की जगह हमारा V4 का प्रयोग होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा, फिर हमारा कंप्लीमेंट प्रयोग होगा, है ना। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन या बनाने का नियम। यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा इज, आर, अम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। बाद में कंप्लीमेंट, ये अंडरस्टूड है कि अंत में कंप्लीमेंट ही होगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, अम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट
और इसके बाद यदि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो दो तरीके से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनता है और दूसरा जो हमारा बनता है वो डब्ल्यू एच वर्ड से। तो डब्ल्यू एच वर्ड का बात हम लोग नहीं कर रहे, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो बनता है वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले लगेगा इज, आर, है ना, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। और यदि हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड या सेंटेंस के बेसिस पे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, है ना, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज, हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब के जगह में हमारा क्या होगा, इज, आर, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ये है हमारा बनाने का नियम। 4 प्रकार का सेंटेंस जो हम लोग एवरी टेंस में हम लोग जो सीखेंगे ये उसका बनाने का नियम है, तो इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर एक ही वर्ब फॉर्म यूज हो रहा है V4, तो कोई दिक्कत नहीं है, V4 यूज हो रहा है तो हर जगह V4 ही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, अब यहाँ पर याद रखना है कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, क्योंकि पहले ही हम लोग ने बात कर लिया था कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के आधार पे यूज होता है। सब्जेक्ट क्या होगा तो उसके बेसिस पे ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इज और याद रखना है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये टेबल आप देख सकते हैं ना, जो हमारा नाउन का है, नाउन या प्रोनाउन का जो हमारा ये टेबल है सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे या पर्सन के बेसिस पे ये टेबल बनाया हुआ, उस पे क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होगा कहाँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जैसे कि ये हमारा वी, यू, दे, इसके साथ हमारा आर का प्रयोग होगा। क्या इसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस में याद रखेंगे कि हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और वो आर यूज होगा। इसके बाद अब बच गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा क्या है, आई, यू, यू हमारा दोनों आता है सिंगुलर प्लूरल, इसलिए यू के साथ हमेशा आर ही यूज होगा। तो आई और ही, सी, इट, नेम, तो यहाँ पर अब 2 चीज बच गया और यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ हमेशा याद रखना है अम का प्रयोग होगा, आई के साथ अम का प्रयोग होगा। और इज जो बच गया वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई भी नाम के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। तो इस टेबल का याद करें, है ना, इस टेबल को याद रखें, क्योंकि इस टेबल के बेसिस पे ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट के आधार पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे। और ये हमारा बनाने का नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच सेंटेंस, है ना। तो ये आप लिख करके रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना, और चारों प्रकार के सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्या है, मैं खा रहा हूँ, यहाँ सेंटेंस है मैं खा रहा हूँ। तो मैं खा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, है ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, और आई के बेसिस पे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आई, इसके बाद हम वर्ब फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ किसका काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, और खाना का इंग्लिश होता है इट, इट का V4 होता है इटिंग, क्या हो जाएगा, आई एम इटिंग, आई एम इटिंग, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला है, यदि अगला नेगेटिव सेंटेंस का बात करें, इसी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, है ना, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो मैं नहीं खा रहा हूँ का क्या हो जाएगा, सेम चीज है, आई, अब हेल्प, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। तो आई एम नॉट, और हेल्पिंग वर्ब खाने का काम, वर्ब फॉर्म हम बिफोर यूज होगा, आई एम नॉट ईटिंग, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग, है ना, आई एम नॉट ईटिंग। यदि इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनेगा। पहला तरीका यदि मैं बनाता हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, तो क्या मैं खा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या है,
तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ट्रांसलेट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, हम तो जान रहे थे कि आई के साथ अम का यूज होगा, तो अम को पहले करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एम, इसके बाद सब्जेक्ट एम आई, इसके बाद ईटिंग एम आई ईटिंग, और हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है ना। अगला है, यदि हम लोग इस प्रकार मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, यदि हम लोग अपने से ही सवाल पूछ रहे हैं मैं क्या खा रहा हूं, या तो फिर इसका सेंटेंस बदल के हम लोग कर देते हैं तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। यहाँ पर इस सेंटेंस में यदि हम लोग देखेंगे तो क्या शब्द जो है वो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ है, तो हम लोग WH नियम से बनाएंगे। किस नियम से ट्रांसलेट करेंगे, WH नियम से ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम क्या होता है, बनाने का नियम क्या है, पहले WH वर्ड को ही लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में WH वर्ड है क्या, क्या का इंग्लिश होता है हमारा व्हाट। अब व्हाट, इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके बेसिस पे यूज होता है, सब्जेक्ट के बेसिस पे यूज होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या आएगा यू, तो यू के साथ क्या यूज होता है हेल्पिंग वर्ब आर, तो व्हाट आर, इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे है ना, व्हाट आर यू, इसके बाद वर्ब फॉर्म V4 का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा व्हाट आर यू ईट, ईट का V4 हो जाएगा ईटिंग। तो ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारा बनाने का नियम है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे, तो यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहे, तो हम लोग उस सेंटेंस या वाक्य को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर हम का यूज करते हैं, और वर्ब फॉर्म के रूप में हम लोग V4 का यूज करते हैं, V1 प्लस ING फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और ये WH वर्ड। अब क्या है याद रखना है इस टेबल को, है ना, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि 3 हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज आर तो याद रखना है वी यू दे के साथ आर का प्रयोग होता है, आई के साथ का प्रयोग होता है, और ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। तो आप लोग कंसेप्ट को समझे, यदि एक बार में नहीं समझ आए 2-3 बार देखें, और इसके बाद कोई भी बुक के सहायता से आप लोग 10-12 सेंटेंस का ट्रांसलेशन का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस करते रहे तो आप बिल्कुल ही मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन सीख जाएंगे, है ना। तो ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरे साथ। इसलिए यदि ये कंसेप्ट आप देख रहे हो तो आप कोई भी बुक के सहायता से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कोई भी बुक के सहायता से प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं भी दिक्कत आए तो वीडियोस में आप लोग कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। बाकी किसी वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा कि केवल इसमें क्या है कि मुझे कंसेप्ट भी बताना होता है, तो मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा आप सभी को। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं ला पाता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर एग्जाम्पल्स लाऊं आप सभी के लिए, ये भी मेरा कोशिश रहेगा। तो किसी वीडियोज में आप लोग को केवल ट्रांसलेशंस का वीडियोज ही मिलेगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।